विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन से पहले नज़र डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। अल-कुद्स के 3 कमांडरों की हत्या, 3 दिन में 25 शहीद, 70 से अधिक जख्मी। फ़िलिस्तीन का ऐलान, गज़ा पर बमबारी के जवाब में तल अवीव पर होंगे मीज़ाइल हमले। तल अवीव एयरपोर्ट का कामकाज ठप, फ़िलिस्तीन ने दागे 500 से ज़्यादा रॉकेट। सऊदी अरब ने बशार असद को अरब लीग की बैठक में हिस्सा लेने की दावत दी। ईरान का सीरिया को बड़ा तोहफा, डिफेंस इंडस्ट्री के बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण में मदद देने को तैयार। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के पास 5 दिन में 3 धमाके, 5 लोग गिरफ्तार। सूडान में नहीं रुक रहा खून खराबा, 2 कबीलों के टकराव में 25 लोगों की मौत। तल अवीव ने लगाई सीज फायर की गुहार, लंबी जंग इसराइल के लिए नुकसानदेह। चीन ने फिर लगाया अड़ंगा, यूएनओ में अब्दुल रऊफ को ब्लैक लिस्ट करने के भारत के प्रस्ताव का किया विरोध। मास्को में मिले ईरान, रूस, सीरिया और तुर्की के विदेश मंत्री, सीरिया की अखंडता और संप्रभुता पर दिया जोर। यूएनओ चीफ ने गजा में आम नागरिकों के कत्लेआम की निंदा की, शांति की अपील। नेतन्याहू का ऐलान, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकेंगे, फिलिस्तीनी कमांडरों की हत्या के आदेश मैंने दिए। चीन, फ्रांस और यूएई ने की सिक्योरिटी काउंसिल की आपात बैठक बुलाने की मांग। रूस की जीत नामंजूर और यूक्रेन को भी विजेता के रूप में नहीं देखना चाहता नाटो। पाकिस्तान में हालात बेकाबू, पूर्व विदेश मंत्री भी गिरफ्तार, 8 लोगों की मौत। सेना ने मोर्चा संभाला, प्रदर्शनकारियों को कड़ी चेतावनी। अब खबर तफसील से। अल-कुद्स के 3 कमांडरों की हत्या, 3 दिन में 25 शहीद, 70 से अधिक जख्मी। फिलिस्तीन के खिलाफ इसराइल के लगातार 3 दिन से जारी बर्बर हमलों में अब तक कम से कम 25 लोग शहीद हो गए, जबकि 70 से अधिक घायल हुए हैं। इसराइल ने एक बार फिर जिहाद इस्लामी की मिलिट्री यूनिट सराया अल-कुद्स के कमांडरों को टारगेट किलिंग का निशाना बनाते हुए खान यूनुस पर बर्बर हमले किए, जिसमें अल-कुद्स के 3 कमांडर मारे गए। मंगलवार की सुबह से गजा पर इसराइल के वहशियाना हमलों में अब तक मारे जाने वाले लोगों के बारे में जानकारी देते हुए फिलिस्तीन की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि मरने वालों की तादाद हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। अब तक 25 लोग मारे गए, जबकि कम से कम 70 घायल हुए हैं। खान यूनुस में एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाकर किए गए इसराइल के मिसाइल हमलों में 3 लोग मारे गए, जबकि कई दूसरे जख्मी हुए। फिलिस्तीनी मीडिया ने खबर देते हुए कहा कि खान यूनुस में इसराइल के हमलों में सराया अल-कुद्स की मिलिट्री काउंसिल के मेंबर अली हसन गाली, उनके भाई महमूद गाली समेत एक और दूसरा आदमी मारा गया। वहीं ज़ायोनी युद्ध मंत्री ने अमेरिकी रक्षा मंत्री से बात करते हुए कहा कि इसराइल प्रतिरोधी दलों से एक लंबी जंग लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है और हम इसकी शुरुआत कर चुके हैं। अगली खबर में सीरिया संकट के हल के लिए रूस में जमा हुए ईरान, सीरिया और तुर्की के विदेश मंत्रियों की मुलाकात और इस बैठक के साझा बयान की बात करेंगे। मास्को में मिले ईरान, रूस, सीरिया और तुर्की के विदेश मंत्री, सीरिया की अखंडता और संप्रभुता पर दिया जोर। सीरिया और तुर्की के बीच रिश्ते बहाली और सीरिया से जुड़े अलग अलग मुद्दों को लेकर मास्को में रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव, ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान, सीरिया के विदेश और रिफ्यूजी मामलों के मंत्री फैसल मिक़दाद और तुर्की के विदेश मंत्री मौलूद चावुशोगलू के बीच मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद जारी किए गए साझा बयान में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव संख्या 2254 और आस्ताना बैठक के आधिकारिक बयानों के मद्देनज़र बैठक में मौजूद सभी पक्ष सीरिया की अखंडता, संप्रभुता और उसके अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी न करने के साथ ही दहशतगर्दी, आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ जंग में आपसी सहयोग के अपने वादों पर अमल करने का यकीन दिलाते हैं। बैठक में मौजूद चारों देशों के नेताओं ने कहा कि हम सीरिया की एक एक इंच ज़मीन पर इस देश की राष्ट्रीय संप्रभुता के उसूलों का सम्मान करते हैं और इसे लागू होने की राह में आने वाली सभी मुश्किलों को दूर करने में मदद करने का ऐलान करते हैं। इस बयान में कहा गया कि चारों देशों के उप विदेश मंत्रियों की जिम्मेदारी है कि वो सीरिया तुर्की रिश्ते बहाल करने और दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों और खुफिया एजेंसियों के प्रमुख की मुलाकात के लिए रोड मैप तैयार करें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव संख्या 2254 और आस्ताना बैठक के आधिकारिक बयानों के मद्देनज़र इस बैठक में मौजूद सभी पक्ष सीरिया की अखंडता और संप्रभुता के सम्मान, उसके अंदरूनी मामलों में दखल न देने और आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में मदद के उसूलों पर अडिग हैं।
रूस, सीरिया, ईरान और तुर्की ने जंग के बाद इस देश के पुनर्निर्माण और बेवतन और बेघर हुए सीरियन लोगों की घर वापसी को आसान और यकीनी बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद को बढ़ाने की ज़रूरत पर बल दिया। अगली खबर में फ़िलिस्तीन के जवाबी हमलों से सकते में आए इसराइल की ओर से की गई सीज़ फायर की अपील पर बात होगी। तल अवीव ने लगाई सीज़ फायर की गुहार, लंबी जंग इसराइल के लिए नुकसानदेह। फ़िलिस्तीन के खिलाफ बर्बर हमले करते हुए कई बच्चों समेत कम से कम 25 लोगों की जान लेने वाले इसराइल ने फ़िलिस्तीनी दलों के जवाबी हमलों से घबराते हुए सीज़ फायर की गुहार लगाई है। ज़ायोनी मीडिया ने कहा कि इसराइल के गज़ा पर हमलों के जवाब में फ़िलिस्तीन की ओर से इसराइल के अलग अलग हिस्सों में कम से कम 500 रॉकेट्स दागे गए। इसराइल हुयूम ने अपनी रिपोर्ट में ज़ायोनी रक्षा विश्लेषक के हवाले से खबर देते हुए कहा कि गज़ा पर इसराइल के हमलों में जिहादे इस्लामी को नुकसान तो उठाना पड़ा, लेकिन इससे इलाके के समीकरण में कोई भी बदलाव आने वाला नहीं। हम उन्हें बहुत देर तक नहीं रोक सकते। ज़ायोनी सरकार को फ़िलिस्तीन के जवाबी हमलों के नतीजे में जागने से पहले ही अपने नागरिकों को इस सच्चाई से आगाह करते हुए अलर्ट करना होगा। ज़ायोनी सेना के प्रवक्ता ने भी कहा कि हमने गज़ा में 158 ठिकानों पर हमले किए। जवाब में फ़िलिस्तीन की ओर से हम पर 507 रॉकेट्स दागे गए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फ़िलिस्तीनी दलों की ओर से दागे गए 500 से अधिक रॉकेट्स में से इसराइल का बहुचर्चित आयरन डोम सिर्फ 153 रॉकेट्स को रोकने में कामयाब रहा। फ़िलिस्तीन की जवाबी कार्रवाई से सकते में आए इसराइल के सीनियर अधिकारियों का कहना है कि हम उन्हें बहुत देर तक नहीं रोक सकते। अगर जंग लंबी चलती है तो ये हमारे फ़ायदे में नहीं। फ़िलिस्तीनी दलों ने पिछले 48 घंटों में ही इसराइल को एकदम ठप कर दिया। मुल्क रुक सा गया है। जितनी जल्दी सीज़ फायर हो उतना अच्छा। इसराइल ने सीज़ फायर के लिए इलाकाई देशों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। ज़ायोनी चैनल 13 ने रिपोर्ट देते हुए कहा कि अगर सीज़ फायर होता है तो इसराइल उसका कड़ाई से पालन करने के लिए तैयार है। वहीं फ़िलिस्तीनी दलों के जॉइंट ऑपरेशंस रूम ने इस बारे में कहा कि जब तक इसराइल अपने आतंक और फ़िलिस्तीनी और प्रतिरोधी दलों के नेताओं की टारगेट किलिंग को नहीं रोकता, हम अपना अभियान जारी रखेंगे। अगली खबर में सीरियन राष्ट्रपति के नाम सऊदी राजा की ओर से भेजे गए पैगाम की बात करेंगे। सऊदी अरब ने दी बशार असद को अरब लीग की बैठक में हिस्सा लेने की दावत। अरब लीग के 32वें शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर रहे सऊदी अरब ने सीरिया के राष्ट्रपति बशार असद को इस बैठक में भाग लेने के लिए आधिकारिक रूप से निमंत्रण दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जद्दा में होने वाली अरब लीग की बैठक में हिस्सा लेने के लिए सऊदी अरब के राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज़ का निमंत्रण पत्र जॉर्डन में सऊदी राजदूत नाइफ ने राष्ट्रपति असद को सौंपा। बता दें कि अरब लीग की 32वीं बैठक 19 मई से जद्दा में होगी। सीरिया के राष्ट्रपति बशार असद ने सऊदी राजा की ओर से मिले दावतनामे पर सलमान बिन अब्दुल अजीज़ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सऊदी अरब में होने वाली अरब नेताओं की मुलाकात अरब लोगों की उम्मीदों और उनके सपनों को पूरा करने के लिए आपसी सहयोग और साझा प्रयासों को मजबूती देगी। आज के बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।